हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हिंदी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का माधो होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बहुत ही मूर्ख होना। सेकंड क्वेश्चन है, तद्धित का संधि विच्छेद क्या है? तत् प्लस हित। थर्ड क्वेश्चन इज, उद्वग्नि का संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस विघ्न। इसी तरह के और भी हैं संधि विच्छेद। देखिए, आते तो बहुत सारे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आए हैं, इसीलिए इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तदिच्छा, तदिच्छा का संधि विच्छेद क्या है? तत् प्लस इच्छा। और इससे आपके बाकी के संधि विच्छेद भी क्लियर होते हैं। तदिच्छा वर्ड है तो तत् प्लस इच्छा आएगा। कृदंत है तो कृत प्लस अंत आएगा। जगदानंद है तो जगत प्लस आनंद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो इनमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार, ये उपमा और रूपक, ये अलंकार काफ़ी बार आते हैं इंग्लिश में। उपमा को सिमिली बोलते हैं और रूपक को मेटाफर बोलते हैं। इन दोनों में फ़र्क होता है और लगते दोनों एक जैसे हैं। क्यों लगते हैं एक जैसे? क्योंकि इनमें जो है तुलना की जाती है किसी ना किसी चीज़ की। जैसे यही है आपके पास एग्जाम्पल, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। यानी कि इसमें जो है किसी चीज़ की किसी चीज़ से तुलना की गई है। जैसे अंबर को पनघट के समान बता रहे हैं। और तो ये चीज़ें इसमें तुलना जब की जाती है तो इसमें उन वर्ड्स का यूज़ नहीं होता। कौन से वर्ड्स? जैसे इसके समान, इसके जैसा, जो, सो, ऐसे ये वाले वर्ड यूज़ नहीं होते रूपक में, लेकिन तुलना हो रही होती है। और उपमा अलंकार में क्या होता है कि जैसे आपके पास एग्जाम्पल आ गया, हरिपद कोमल कमल समान। यानी हरि के जो पद है वो कोमल कमल के समान है, और समान वर्ड लिया भी है उन्होंने। तो जहाँ पर ये समान वर्ड आ जाता है, जो, सो, ये इस तरह के वर्ड आ जाते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और जहाँ पर ये वर्ड नहीं आते लेकिन तुलना हो रही होती है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ऐसा ही सिमिली और मेटाफर है। तो उपमा को सिमिली बोलते हैं इंग्लिश में। तो सिमिली में क्या होता है? एज, लाइक, सो, ये वर्ड यूज़ होते हैं। और मेटाफर में कंपैरिजन तो होता है, एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तुलना तो होती है, लेकिन एज, लाइक, सो ये वर्ड यूज़ नहीं होते। लगते हैं कि ये इस तरह से आएंगे लेकिन वो वर्ड यूज़ नहीं होते। उपमा में यूज़ होते हैं और रूपक में यूज़ नहीं होते ये वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिन घनश्याम धाम धाम मंडल में उधो नित बस्ती बहार बरसा की है। तो इसमें दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, धाम धाम। तो यहाँ पर यमक अलंकार है, जहाँ पर दो शब्द एक साथ आते हैं और उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं लेकिन मीनिंग समान नहीं होते, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकते हैं? एक वचन भी बहुवचन भी। जैसे लड़के, लड़का है तो लड़के होता है, बेटा है तो बेटे होता है। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि कौन से शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। तो वो शब्द हैं पिता। आप इसका बहुवचन भी यूज़ कर सकते हैं, पिता ही। इसको चेंज नहीं करेंगे, एक वचन में भी पिता ही लिखेंगे और बहुवचन में भी पिता ही आएगा। तो पिता, योद्धा, चाचा, फल, बाजार, कागज, फूल, दादा, राजा, मुनि, ये जो शब्द हैं ये एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम और तद्भव। तो ये तत्सम और तद्भव शब्द क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। तो तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं? तत्सम इसमें दिया है जैसे अष्ट, तो तद्भव है इसका 8। तत्सम है कुक्षी, तो तद्भव है कोक। तत्सम है कपित्थ्य, तो तद्भव है कैथा। ये तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं? तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। जैसे स्टार्टिंग की हमारी जो वैदिक काल की एजुकेशन थी उसमें संस्कृत भाषा जो है सबसे पहले आई थी। तो संस्कृत के शब्द जो के तो हम यूज़ करते थे वो तत्सम शब्द होते थे, जैसे अग्नि है, अश्रु है। लेकिन जब इन संस्कृत शब्दों को हिंदी के तौर पर यूज़ किया जाने लगा तो वो तद्भव कहलाने लगे, वो तद्भव होते हैं।
संस्कृत के वही शब्द जिन्हें हिंदी में आकार दिया गया है। जैसे अग्नि से हम क्या कहते हैं हिंदी में, उसे आग। अश्रु अगर संस्कृत वर्ड है तो आंसू हिंदी वर्ड है। तो तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव जो संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी भाषा में आते हैं। इसी तरह से और भी होते हैं, देशज है, विदेशज है। देशज होते हैं जो देसी होते हैं, स्थानीय बोलियों में जो बोले जाते हैं। स्थानीय जो बोलियां होती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी है, ये इनकी बोलियां हैं। तो इनसे जो शब्द निकले हैं, जैसे पेट है, पगड़ी, गोड़, ये जो शब्द हैं ये देशज होते हैं। और विदेशज कौन से होते हैं? जो विदेशी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में यूं ही हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे स्कूल, हिंदी में भी लिख लेते हैं स्कूल ही, इंग्लिश का वर्ड है। स्कूल इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो विदेशी शब्द है ये। स्टेशन है, रिक्शा है, ये विदेशी शब्द हैं। उसके बाद संकर आते हैं। संकर जो होते हैं वो दो भाषाओं के जो भिन्न शब्द होते हैं उनको मिलाकर बनाया जाता है संकर। जैसे रेलगाड़ी है, टिकट खिड़की है। तो इसमें दो भाषाएं आ गई, रेलगाड़ी। तो रेल जो है वो इंग्लिश का वर्ड भी है रेल, और गाड़ी हिंदी का वर्ड है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स हो गए। टिकट खिड़की, टिकट इंग्लिश में लिखते हैं टिकट, और खिड़की हिंदी का शब्द है। तो संकर शब्द वो होते हैं जिसमें दो भाषाओं का मेल होता है। और भी जो है वो आएगा बीच में, जो भी है नया आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो किस शब्द में तत्पुरुष समास है यहाँ पर? दौड़, धूप, मधुमक्खी, पीताम्बर या त्रिभुवन? तो इसका आंसर है मधुमक्खी, कि मधु की मक्खी, मधु की मक्खी, यानी कि ये जो है इसमें तत्पुरुष समास है। अब इसमें कैसे है? दौड़ धूप में क्यों नहीं है, पीताम्बर में क्यों नहीं है, त्रिभुवन में क्यों नहीं है? तो सुनिए समास के बारे में। समास जो है हमारे पास 6 तरह के होते हैं, अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। तो अवयवी भाव समास वो होते हैं जिसमें प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है, प्रथम पद। और अवयवी भाव समास की पहचान ही यही है। जैसे अनुरूप आ गया या अभ्यागत आ गया, तो रूप के अनुसार, जहाँ पर ये अनुसार अनुसार वर्ड आता है। और आजीवन है, जैसे जीवन भर। आमरण है, मरण तक। तो जो इस तरह से जिनका विग्रह होता है। प्रत्यक्ष है, आँख से परे। प्रतिमास है, प्रत्येक मास। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाश्रेय, जितना श्रेय हो। भर पेट, पेट भर। भर मन, मन भर कर। और भर शक्ति भर। तो ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो अवयवी भाव समास में आते हैं, जिसमें प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है तो वो कौन सा समास होता है? तो वो अवयवी भाव समास होता है। तत्पुरुष समास की बहुत अच्छी पहचान है। तत्पुरुष समास में सभी कारक यूज होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, काके की अधिकरण में, पर संबोधन है, अरे रे। तो ये 8 जो कारक हैं ये दिखाई देंगे आपको कहीं ना कहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है कि गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला, तो को शब्द आ गया। कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो कर्म में आता है, देखिए को विभक्ति है ये कारक की। तो जहाँ पर ये कारक यूज होते हैं वहाँ पर तत्पुरुष ही होता है। जैसे मधु की मक्खी, तो की वर्ड यूज हुआ है, संबंध है इसमें, का के की, संबंध कारक में की विभक्ति है ये। तो जहाँ पर कारक होंगे वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। और भी हैं, जैसे कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य दोनों का संयोग होता है। यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो भी, और जो उसकी विशेषता बताई गई है वो भी। तो इसमें जो है कभी पहला पद प्रधान होता है तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है। कभी पहला पद विशेष्य होता है, दूसरा पद विशेषण होता है। तो ऐसा होता है इसमें। तो इसमें जो सभी पद है वो समान होते हैं, ये कह सकते हैं आप। तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि इसमें भी दे रखा है पीताम्बर। तो पीताम्बर जो है आप क्या लिखेंगे उसको? पीत अंबर, यानी पीला अंबर। यानी अंबर कैसा है? पीला है। तो उसकी विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है जहाँ विशेषता बताई जाएगी किसी चीज़ की।
जैसे परमेश्वर है तो परम ईश्वर, ईश्वर कैसे परम है। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है, श्याम को सुंदर बताया गया है। जैसे पुत्र रत्न है कि पुत्र जो है वो रतन है, पुत्र ही है रतन। तो यहाँ पर पुत्र को रतन के समान बताया है। उसकी खासियत बताई है। लोह पुरुष, कि पुरुष जो है वो लोहे के समान है। कमल नयन, नयन जो है वो कमल के समान है। और चरण कमल, यानी चरण जो है वो कमल हैं। तो यहाँ पर एक शब्द विशेष्य होगा और दूसरी उसकी विशेषता बताई जाएगी। तो जो ये इस तरह के शब्द होते हैं वो कर्मधारय समास होते हैं। कन्फ्यूज़न रहती है कर्मधारय और बहुव्रीहि में, अब नहीं रहेगी, क्योंकि जहाँ पर विशेषण और विशेष्य होगा वहाँ पर कर्मधारय समास ही आएगा। बहुव्रीहि की पहचान अलग है, वो मैं आपको बताऊँगी, अभी आएगा। तो उसके बाद कर्मधारय के बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है, बहुत आसान है द्विगु, सबको अच्छा लगता है क्योंकि इजीली याद हो जाता है। तो द्विगु समास जो है उसमें प्रथम पद जो है वो संख्यावाची होता है। जैसे कि पंचमुख है तो इसमें पंच आपको दिखाई दे रहा है कि ये संख्यावाची है, 5। पंचतंत्र है तो 5, चौराहा है तो 4, त्रिवेणी है तो 3, दोपहर है तो दूसरा पहर यानी दूसरा, शतांश है तो सौवांश, पंच प्रमाण है तो 5। तो जहाँ पर संख्यावाची होता है पहला पद, वहाँ पर द्विगु समास होता है। उसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। आज आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कर्मधारय बहुव्रीहि की। तो कर्मधारय मैंने आपको बता दिया। बहुव्रीहि में होता है बहुव्रीहि और कर्मधारय के शब्द एक जैसे लगते हैं। जैसे अब पीताम्बर दोनों में आ जाता है, कर्मधारय में भी और बहुव्रीहि में भी। अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, वैसा ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर दोनों दे रखे हैं तो आप अगर कर्मधारय या बहुव्रीहि कोई भी लगाएंगे तो वो ठीक होगा। अगर उसने एक्सप्लेन करके दे रखा है कि पीताम्बर का अर्थ है पीला अंबर, तो आप उसको कर्मधारय लिखेंगे। और अगर पीताम्बर को उसने लिख रखा है पीले हैं अंबर जिसके, यानी कि विष्णु जी, तो अगर ये लिखा हुआ है उन्होंने, तो आप यहाँ पर बहुव्रीहि समास लगाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उस शब्द का अर्थ ही कुछ अलग होता है, यानी कि उसका नाम अलग हो जाता है, कोई तीसरा शब्द निकल कर आता है। जैसे पीताम्बर का मतलब है पीले हैं अंबर जिसके, मीनिंग तो ये है, लेकिन आंसर क्या है कि विष्णु। जैसे लंबोदर है तो लंबा है उधर जिसका, तो कौन है? गणेश जी हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इनमें बहुव्रीहि समास आता है। जैसे चतुरानन है तो 4 हैं जिसके आनन, तो 4 जिसके आनन है ब्रह्मा जी। और गोपाल है, और उसके बाद जो है चंद्रशेखर है, जैसे चंद्र है जिसके शिखर पर, तो ये शिव है। सपत्नी, पत्नी है जिसके साथ में विष्णु जी, उनके साथ लक्ष्मी बैठती हैं। इस तरह से तो निर्धन, नहीं है धन जिसके पास, यानी गरीब आदमी, तो यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास आएगा। अधमरा, आधा मरा हुआ। तो यहाँ पर जो है इनमें बहुव्रीहि समास यूज़ करते हैं हम, जिनका मतलब अर्थ ही कुछ अलग निकल कर आता है, वो बहुव्रीहि समास होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द्वंद्व समास। लास्ट वाला जो इसमें समास आता है वो है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास जो है द्वंद्व समास में जो है सभी पद प्रधान होते हैं इसमें, और इसमें 2 शब्द आते हैं। ये भी द्विगु की तरह ही है, इसमें भी 2 ही शब्द आते हैं। जैसे अनजल, अन और जल, और वर्ड से ये जुड़ जाते हैं। आदान प्रदान, आदान और प्रदान। और गौरी शंकर, गौरी और शंकर। भाई बहन, भाई और बहन। राम रहीम, राम और रहीम। मारपीट, मारिया पीट। गुण दोष, गुणिया दोष। इनमें डैश भी लगा हुआ होता है, ये पहचान भी है इनकी, बीच में डैश होता है इनके। तो ये होता है द्वंद्व समास। तो समास की बात यहीं तक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिर पर सवार रहना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? मरने मारने पर उतारू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह बहुत अच्छा लड़का है। वह कौन सा है, कौन सा स्वर नाम है? तो स्वर नाम जो है इसमें ये निश्चयवाचक स्वर, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो निश्चयवाचक है, ये निश्चयवाचक होते हैं ये वह वर्ड जहाँ आता है। उसके बाद नेक्स्ट है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। तो इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें गुणवाचक विशेषण है कि मनोहर जीवन भर
पूरा सुख भोगता रहा। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण आएगा, क्योंकि जहाँ पर जिन विशेषणों से किसी पदार्थ के गुण का, रंग का, आकार का, दशा का हमें बोध होता है तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर दशा का पता चल रहा है कि वो पूरा जीवन भर सुख भोगता रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत और जीभ के स्पर्श से जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो दंत्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से? शिलीमुख, विशिख, आशुग या सारंग? तो आंसर है इसका सारंग, यानी सारंग जो है वो पर्यायवाची बाण का नहीं है। शिलीमुख, विशिख भी है और आशुक भी है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बाण वाला ये आता है। नॉर्मली तो आप सभी जानते ही हैं पर्यायवाची, वो आप फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है अयोगवाह। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या भी 2 होती है, जैसे ये और अंग, अंग और अंग अंग अणय खाली जो होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भाववाच्य का उदाहरण क्या है? तो ये वाच्य वाले कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य ये होते हैं। जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो कृतवाच्य होता है, जिसमें कर्म प्रधान होता है वो कर्मवाच्य होता है, और जिसमें भाव प्रधान होता है, ना ही कर्म ना कर्ता, तो उसमें भाववाच्य आता है। जैसे इसमें आपको बताना है कौन सा है भाववाच्य। राम पत्र लिखता है, तो पत्र कौन लिखता है? राम लिखता है, ये तो कृतवाच्य है। राम से खाया नहीं जाता, तो राम से खाया नहीं जाता, तो यहाँ पर भाव यहाँ पर ये है कि खाया नहीं जाता। और भाववाच्य की पहचान ही यही है, जहाँ पर इस तरह के सेंटेंस आते हैं, खाया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, पिया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, तो वहाँ पर ये भाववाच्य ये होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, सीता पुस्तक पढ़ती है, तो सीता पुस्तक कौन पढ़ती है? कि सीता पढ़ती है, तो यहाँ पर भी ये कृतवाच्य है क्योंकि यहाँ कर्ता प्रधान है, और इसीलिए भाववाच्य का आंसर आएगा यहाँ पर, राम से खाया नहीं जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग का डैश अनुनासिक होता है? कौन सा अक्षर अनुनासिक होता है वर्ग का? पंचमाक्षर, ये सभी जानते हैं। ण ण न न म, ये अनुनासिक ही होते हैं। पंचम अक्षर जो वर्ग का होता है, क ख ग घ ड़, यानी 5वां जो होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, वैसे तो उसे संज्ञा बोलते हैं, लेकिन व्यक्ति वाचक संज्ञा यानी इसमें जो है स्थान जो है वो बताया गया है, चांदनी चौक, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि ना इसमें कोई जाति है और ना ही कोई भाव है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य कौन सा है? वाक्य जो है, तो इस पे ऑप्शंस हैं, उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। सेकंड है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। थर्ड है, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। और लास्ट है, वही उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य 3 वाक्य होते हैं मेन हमारे पास, जो है रचना के अनुसार जो है वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं, तो इंग्लिश में होते हैं सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, इनकी पहचान के सरल वाक्य आप सभी जानते हैं, जो सीधा वाक्य होता है जिसमें एक ही मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया होती है, कर्ता होता है, वो सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य जैसे राम खाता है, तो ये सरल वाक्य है। उसके बाद मिश्र वाक्य क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में जो है तो मिश्र वाक्य यानी कि इसमें क्या होता है, जिसमें एक वाक्य दूसरे पर आधारित होता ही होता है, आश्रित होता है। जैसे इसमें भी जो आंसर है बी, वो ये है कि मैंने सुना है, तो क्या सुना है? मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है।
तो आपके इसमें जो है क्या की सेंस आएगी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो यहाँ पर जब क्या की सेंस आती है तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है, यानी एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता ही होता है और संयुक्त में नहीं होता। दो या दो से अधिक जो है वो वाक्य होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा बुद्ध ने अपने जो है भक्त को जो भी उपदेश दिया और वो जो है बौद्ध भिक्षु बनकर जीवन व्यतीत करने लगा। तो यहाँ पर और से जुड़ा तो हुआ है, लेकिन आप उसको अलग अलग वाक्य लिख सकते हैं उसका। तो उसमें 2-3 वाक्य होते हैं और वो आश्रित नहीं होते, आप उन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोमा डाल के आप उनको अलग लिख सकते हैं या पूर्ण विराम से आप उनको अलग कर सकते हैं। वो होते हैं संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में वो जो आश्रित ही होता है वो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह द्वार द्वार भी मांगता चलता है। वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक मैंने आपको बताया कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिया, पदान से संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन है अरे रे। तो यहाँ पर अब ये आंसर क्या है? अधिकरण। अधिकरण में तो में या पर आता है, लेकिन अधिकरण कारक की पहचान क्या होती है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो। अब यहाँ पर कोई और कारक लग भी नहीं सकता, आप किसी और कारक को लगाने लगे वो लगेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है? अधिकरण कारक, क्योंकि शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, यहाँ पर क्रिया है, वह द्वार द्वार भी मांगता चलता है, तो इसीलिए यहाँ पर अधिकरण कारक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? आयुष्मान का स्त्रीलिंग है आयुष्मती। और चिरंजन का विलोम क्या होता है? चिरंजन इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है टेट में। तो चिरंजन का विलोम है नश्वर। ओडियन का संधि विच्छेद क्या है? ओडियन का संधि विच्छेद होता है उत प्लस डयन। नेक्स्ट है, चौराहा में कौन सा समास है? तो ये आप सभी बता देंगे, समास हम पढ़ चुके हैं। तो चौराहा में चो यानी कि 4 शब्द आया संख्यावाची, तो द्विगु समास है। नेक्स्ट है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? तो कोई पद जिसमें प्रधान नहीं होता वो भी हमने आपको बताया था, बहुव्रीहि समास। लास्ट क्वेश्चन है आज का, स्वर किसका भेद है? समास का, वर्ण का, संधि का या लिंग का? तो संधि का है। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। तो स्वर जो है वो संधि का भेद है। तो संधि से रिलेटेड भी कुछ रूल्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आगे आगे क्वेश्चन जो हैं वो मैं अवेलेबल कराऊंगी आपको, उसमें नए नए क्वेश्चन आएंगे, तो इससे आपके सारे जो डाउट्स हैं हिंदी के वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन ही, इनको रजिस्टर्स पर लिखिए और अपने नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू।